नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब, चेहरे की खुशी देखकर आपको लग रहा होगा कि मुझे आज मज़ा आ गया है। धन्यवाद करूँगा सबसे पहले नारायण नागर जी का, श्री नारायण सिंह नागर जी का, और आलोक रघुवंशी जी का भी करूँगा। वो भी कुछ लोगों ने डराया था भाई साहब कि यार वो जंग बहादुर सिंह जी है, वो बहुत स्ट्रिक्ट व्यक्ति हैं और वो ऐसा है जो डायरेक्टर है IARI अपने फिलहाल में शायद इंदौर के, है ना, इंदौर। तो उनने डराया, तो मैं डरा भी यार कि मैंने कहा मेरे को वैज्ञानिकों से बात करते नहीं बनता, मैं क्या बात करूँगा। मगर हम लोग लाइन में लगे, हमने गेहूँ लिया और पता नहीं चला कि ये जो काउंटर पे ये व्यक्ति बैठे हुए हैं ये IARI के डायरेक्टर हैं। सबसे लास्ट में पता चला और फिर सर से चर्चा करी। बहुत से किसान भी थे, गेहूं के बारे में चर्चा करी। सारे किसानों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई। आगे आप वीडियो देखेंगे और मैं उम्मीद करूंगा आप पूरी वीडियो देखना। सर की तरफ से बहुत बढ़िया जानकारियां दी हैं सर ने उस वीडियो में, और बहुत बढ़िया नेचर के वैज्ञानिक यार, बहुत बढ़िया। मेरा मतलब दिल खुश हो गया आज उनसे बात करके। ऐसे किसान हितैषी वैज्ञानिक होना चाहिए। देखो, किसानों से जब तक वैज्ञानिक खुल के चर्चा नहीं करेंगे तब तक किसानों के मन का जो डर है वो नहीं मिटेगा। और खुल के जिन किसानों ने जो पूछा उनने सर ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया, बहुत खुशी हुई। तो अब आप देखिए जी, अपने सिल्लू भैया हैं। बहुत देर से सर का जितना भी ज्ञान है ये वाले सर के अंदर, उसे अपने सिल्लू भैया खींचे ले रहे हैं। ये देखें आप, और बहुत गहन तरीके से चर्चा में लगे हुए हैं। ये जो व्यक्ति बैठे हुए हैं ये किसानों से जो चर्चा कर रहे हैं, ये डायरेक्टर हैं यहाँ के IARI के। और देखिए कितनी सहजता से और बढ़िया तरीके से ये चर्चा कर रहे हैं। ये प्रशांत भैया लगे हुए हैं, साइन कर रहे हैं। और ये बहुत सारे मित्र पहचान के हैं, कुछ नहीं है। ये रखी हुई है 59। अपने गुरुजी खड़े हुए हैं यहाँ पर। उधर कुछ किसान बैठे हुए हैं, भीड़ थी, छट गई है। अच्छा, तुम लिख रहे हो? हाँ, नाम भाई साहब ये पड़े हुए हैं यहाँ पे ब्रीडर, ये देख लो पीली पर्ची में। और ये कोठियों में जो रखे हुए हैं, जो सब अंडर ट्रायल वेराइटियाँ रखी है, जो टेस्ट होती रहती है, सब जगह जाती रहती है, पास फेल होती रहती है ना, वहाँ सब वही है। और ये इस तरह से बने हुए हैं यार, क्या बताऊँ अपन। कोई सब व्यस्त हैं, कोई फ्री है नहीं। कुछ मिलने वाले लोग थे, उनसे मिल लिए। सोयाबीन शाम भी हो गई, देखने भी जाएंगे तो कितना सोयाबीन देख लेंगे लगा हुआ। ये जितने किसान है ना, ये सब एक जमाने में लगाते थे और अभी भी रखा हुआ है सर। इनको सर धीरे धीरे खींच के तो मत करो, ये लगाओ उनको सर, इनको सबको मैं धीरे धीरे। हमारा क्या है ना, एक चीज आपको, आप किसानों को बोलोगे तो सबसे पहले चीज ये कि हमको ये देखना है कि हम लगाते पंजाब की बात करें तो 55 से 60 आप है ना। आप ये आपका वेस्टर्न यूपी से लेकर आप जो जम्मू की पहाड़ियों तक चढ़ जाओ, ठीक है ना। उसके बाद जब आप ये ईस्टर्न यूपी और आपका बिहार, झारखंड और ये बंगाल वाला जो नक्शे में ऐसे दिखाई देता है ना, इसमें है 140 से 150। उसके बाद फिर अपना आ जाता है 120 से 25, ज़्यादा आगे 120 जो वेराइटी है। ठीक, आप यहाँ से आगे जाओ, आप जाओ महाराष्ट्र में, जाओ कर्नाटक में, जाओ महाराष्ट्र वाले, वहाँ 110 से 115 देंगे। वही नहीं वैरायटी दूर से। जब आप 150 दिन वाली वैरायटी को 120 दिन में डालोगे या 110 दिन में डालोगे, आप 1 साल लगाओ तो उसको अपने साथ खिलाफ कह दोगे नहीं। जो वैरायटी मध्य भारत के सेंटरों द्वारा विकसित की है, हमारी या किसी और, वो ही चलेगी। लंबे रन में देख लेना, 1 साल 2 साल चलेगी। लेकिन सीधी सी बात है, दूसरी चीज़ क्या है, कई लोग करते हैं टर्मिनल हीट प्रॉब्लम, गर्मी आई दाना, लेकिन कोई अर्ली हीट की बात नहीं करता।
अभी आपका ठंडा होना शुरू हो गया रात को, तो आप गेहूँ बो दो, उसके बाद दिन में गर्मी होनी शुरू हो जाएगी। वो जो अगली हीट टॉलरेंस है वो यही की वेराइटी होता है, क्योंकि यहाँ की वेराइटी इसी कंडीशन में डेवलप करी गई। जब आप दूसरी जगह की ज़्यादा ड्यूरेशन की वेराइटी लेके आओगे तो फिर क्या है कि आपको सीक्रेट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कम लगाते हैं सहयोगी से ऐसी जगह। और तीसरी चीज क्या है, लॉन्ग ड्यूरेशन की वैरायटी होगी तो उसका वेजिटेटिव फेज ज़्यादा होगा, वानस्पतिक अवस्था ज़्यादा है। यहाँ वानस्पतिक कितने दिन में आ जाती है वाली? 60 दिन में, 65 दिन, 70 में खेल खत्म है ना। और वहाँ पे आती है कितने दिन में? 95 दिन में शुरू होती है। तो जो आपका जो और अपने यहाँ ठंडा कितने दिन के लिए पड़ता है? दिसंबर में, दिसंबर जनवरी, दिसंबर 15-20 जनवरी तक लेता है। बस खेल खत्म, दिन की गर्मी चालू हो जाती है। वही समय होता है जब पौधे को टिलरिंग करनी रहती है। तो ज्यादा ड्यूरेशन वाली वैरायटी को उतना समय नहीं मिला टिलरिंग के लिए, तो फिर टिलरिंग के बाद क्या होता है, फिर हमको अब उपज के लिए क्या चाहिए? उपज के लिए गेहूँ में चाहिए टिलरिंग अच्छी हो, है एक वाले में दाने की संख्या ज्यादा हो और दाने का वजन हो। हम जो आज के टाइम में जितनी हमारी वैरायटी है चल रही है, हम क्या कर रहे हैं कि हम टिलरिंग इतनी रख रहे हैं कि जितना टाइम उसको ठंडा मिला उतनी टिलरिंग वो कर जाए, दाने जितने दाने 45 से 50 दाने उसमें आ जाए, दाने का वजन बढ़े। आप देखोगे हमारे यहाँ की वैरायटियों का दाने का 1000 दाने का 44 ग्राम से शुरू हो, जैसे हमारे 16-36 इसके 1000 दाने का वजन है 56 ग्राम। चपाती की वैरायटी है लेकिन 1000 दाने का वजन है 56 ग्राम। नंबर लगा तो फिर क्या होता है, अगर गर्मी पड़ी भी तो चूंकि हमारा तो ऑलरेडी दाना बन गया, क्योंकि हमारी इतनी ड्यूरेशन की वैरायटी थी, तो गर्मी पड़ी भी तो दाने को कोई असर नहीं पड़ा। इसलिए जो मध्य भारत में जितने भी संस्थान है उनके द्वारा जो विकसित प्रजाति है वो धीरे 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 बढ़ती है, लेकिन वो लंबे समय के लिए टिकी रहती है, लंबे टाइम तक अपन उसको बो सकते हैं। क्योंकि आप 1 साल 2 साल जैसे धीरे धीरे दोगे, क्योंकि अपने यहाँ क्या है, दूसरी सबसे बड़ी चीज अपने यहाँ पानी की बहुत मार है ना। पानी की कितनी मार है? एक बार इस बार 2 पानी है, अगली बार 4 पानी है, वही आदमी, वही खेत, वही गांव, वही कुआं, है ना। तो हम कंडीशन की कौन सी वैरायटी लग रही है जिसमें 5 पानी 6 पानी चाहिए? अब हमारे यहाँ जो कंडीशन आपके वही कंडीशन हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ जो रिसर्च हो रही है वो भी उसी कंडीशन में हो रही है। तो मटेरियल 2 पानी को भी झेल के आ रहा है, 4 को भी झेल के आ रहा है, 5 को भी झेल के आ रहा है। इसलिए अब हमने कहना शुरू कर दिया कि हमारी जो वैरायटी 1 पानी 2 पानी 3 पानी की, आप उसको 4 पानी 5 पानी दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सर वो जैसे पानी 88-40 पिछली बार ले गए थे, तो वो कम सिंचित के लिए निकाली थी, तो उसमें ज्यादा सिंचाई करी 4 पानी की, तो उसका प्रोडक्शन 15+ रहा। आप 5 दे देते तो और बढ़ जाता। हमने धान के किसान हैं हम लोग, हमने हमारी ज़िंदगी में पहली बार पिछले साल 1650 कम था, किसान से ही लाया था। 3 एकड़ में 1.5 कुंटल पहली बार गेहूँ बोया। हम लोग बगैर बकरे बोते हैं, तो लगभग मान के चलो वो टिम्मे के कारण 10 किलो नहीं होगा सर, 40 किलो एकड़ की बुआई थी। पहली बार 3 एकड़ में 3 टैंक फुल बुआई, बहुत खुशी हुई। मतलब वो वैरायटी थी और एक पलेवा 3 पानी में आराम से पक गई। अब आपने जो बात बताई ना, इसमें एक चीज और किसानों के लिए, तो किसान सबसे ज्यादा कंफ्यूज ये रहता है कि हम सीड रेट क्या रखें, उसका क्या फॉर्मूला हो, है ना। क्योंकि जब रिकमेंडेशन आती है कि टाइम से बोले तो 100 किलो पर हेक्टेयर, लेट से बोले 125 किलो। उसके लिए सीधा सा फंडा ये है कि आप जो भी गेहूँ बो रहे हो, घर का, बाहर का, बाजार का, जो भी ले रहे हो आप, या हमारे यहाँ से लेकर जा रहे हो, 1000 दाने निकालो और उसका वजन आप ले लो। जितना 1000 दाने का जितने ग्राम वजन हो, 46 ग्राम वजन था सर। 46 ग्राम था तो 46 किलो एकड़। अच्छा, 46 ग्राम वजन था तो 46 किलो एकड़। तो क्योंकि क्या, जब दाने का वजन कम होगा तो नंबर ऑफ दाना ज्यादा होगा उतने वजन, जब दाने का वजन ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ ग्रेन उतना कम होगा। इसलिए जब वजन बढ़ता जाएगा आपको सीड रेट तब बढ़ाना है, तो सीधा फंडा है। और दूसरी बात ये कि गेहूँ के अंदर इतनी ज़्यादा टिलरिंग पोटेंशियल होती है कि आप उसको, जो उसका रिकमेंडेड सीड रेट है उससे कम भी अगर आपके पास है, सीड को आप ऐसी उसी हिसाब से एडजस्ट करके बो दे रहे हो, है ना, तो भी वो पूरी टिलरिंग करके पूरे खेत को कवर कर लेगा, कोई भी वैरायटी हो मध्य भारत। अब उसकी एक खासियत और बताऊं सर, आगे बता देंगे।
वो वैरायटी 55 दिन तक ऐसी दिखती रही कि जिनको मैंने बीज दिलवाया था किसानों से कि भाई ये बो के देखो अच्छी है, उनके बगल में हमारे क्षेत्र में श्री राम 303 बहुत चलता है। तो 55 दिन तक वो गाली देते रहे मुझे कि अरे ये देखो कितना अच्छा हो रहा है, तुमने क्या वैरायटी। मगर वो जब 50 दिन के बाद उसने उसके कल्ले चलाना चालू करा, निकलना चालू करा, 120 दिन में पक्की आ गई वो श्री राम 303 के साथ। मगर उसका वजन, चमक और जो कल्ले थे वो अपने मतलब एक टाइप से सर मैं बताऊं तो एक ये जो वेराइटी एक टाइप से जादू है मेरी नज़र में। जब तक कोई नई वेराइटी में बोके नहीं देख लूँ, जब तक 16-50 आखिरी तक वो मेहनत करती है और अपने टेक्निक बताती है। इसका जादू इसलिए है कि इसका जो हमने क्रॉस बनाया था, अगर आप लोग कभी पहले देखते होंगे रिसर्च में, तो एक गेहूँ आता था इतनी लंबे वाले, रिसर्च में मिलता था वो। हाँ। उसमें क्या था कि दाना एक दाना यहाँ, एक दाना यहाँ, एक दाना यहाँ, ऐसे करके इतनी लंबी वाली होती थी और दाना उसका बिल्कुल जीरे की तरह होता था। तो वही लाइन थी हमारे पास जिसमें हमने इसको पी लिया और अपनी एक लाइन के साथ इसका क्रॉस किया। हमको इसको 10 साल लगे इतनी लंबी वाली को इतनी छोटी वाली करने में, और जो दूर दूर दाना था उसको पास करने में, क्योंकि वो जो उसका फीमेल पेरेंट था उसकी इतनी ज़्यादा एडेप्टेबिलिटी है। पानी नहीं है तो चलेगा, आपका तापमान नहीं है तो चलेगा, जैसा भी मिलेगा, और जिस हिसाब से तापमान बदलेगा उसी हिसाब से वो आप जल्दी लगाओगे तो उतना ड्यूरेशन उस हिसाब से लगेगा, आप लेट लगाओगे उस हिसाब से वो कम हो जाएगा। तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा वाइडर एडेप्टेशन है, तो इसलिए उसको हमको पैदा डेवलप करने में 10 साल से ज़्यादा का समय लगा। और क्योंकि हमारा मानना ये था कि अगर हम इस मेटेरियल को जैसा हम गेहूँ बोते हैं इस शेप में ले आते हैं तो ये वैरायटी जो है ये एक क्रांतिकारी वैरायटी है, ये क्रांतिकारी वैरायटी ही है। आप ये मान के चलो 1650 पूसा ओजस्वी, ओजस्वी नाम हमने इसलिए सोच के रखा कि ये जैसे तेजस क्यों पॉपुलर है इतनी। आप कभी सोचो कि तेजस हमारी क्यों पॉपुलर है। तेजस इसलिए पॉपुलर है, आप सुनने एक वैरायटी सुनी होगी मालव शक्ति, जी सर, है ना। आपने एक वैरायटी सुनी होगी पोषण, जी, मालव शक्ति और पोषण का क्रॉस करके बनाई गई है तेजस। तुमको बहुत अच्छे से पता था क्योंकि 2 शानदार वैरायटियों का ये क्रॉस है ना। यूनिफॉर्म हाइट, एक साथ बाली आना, एक लाइन में आना, एक साथ दाना पकना, है ना। नीचे इसमें वो वाला झंझट भी नहीं है कि नीचे दाने छोटे रह जाए, तो इसलिए किसान इसको इतना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। आप खेत देखोगे भरा हुआ दिखाई देगा। आप ये मान के चलो कि हमारे पास सरकार का 750 कुंटल बीडर सीड का इंडेंट था और डिमांड सारी तेजस की, हम सबकी डिमांड पूरी नहीं कर पाए तेजस तो वो अभी भी तो है ही है सर, इसके हाइट के साथ में जो गिरने की। हाँ, तो तेजस इसलिए लंबे समय चलेगी क्योंकि वो दोनों एस्टेब्लिश वैरायटी। अभी कुछ किसान मेरे से पूछना है तेजस अच्छा, ड्यूरेशन कम है, बीज कहाँ मिलेगा? 3 सिंचाई में बहुत अच्छा प्रोडक्शन देता है सर अपने इधर के बेल्ट में, अच्छी जो मटेरियल यहाँ के नहीं, हम लोगों यहाँ के इधर डेवलप भैया है। तेजस क्या है, धान के खेत रहते हैं उसके अच्छे से हम लोग मतलब तेजस बोने के लिए आप में ट्रैक होना बतर देखने की कि आप कितनी बतर में हो या फिर सूखे खेत में बोके पानी वो सबसे बढ़िया, वो हमारे इधर सबसे ज्यादा ये चलता है। तो हम लोग क्या धान के किसान उसमें सीड रेट भी कम हो नहीं रखना सकते। उसमें सीड रेट भी कम रखो, उसमें बीज की गहराई भी ज्यादा नहीं जाती। हाँ, और दूसरी बात पालियों पे भी गेहूँ आ जाता है, और एक एक दाना जमता है, पालियों जो पाल रही है ना मेड़, उस पे भी उसमें वो वाला झंझट नहीं है कि आपने पहले पलेवा कर रखा है तो जहाँ ज्यादा पानी है गहरा चला गया वो वाला नमी के कारण कोई लोन ऐसा इसमें अंतिम सिंचाई का कुछ अंतर रहेगा पलेवा और सूखे में? नहीं। काफी किसान बोलते हैं कि अब फर्क आ रहा है, वैसे हम भी कुछ सूखे में करते हैं। सिंपल क्या है, पलेवा का फायदा ये है कि आपका पूरे खेत में एक साथ जर्मिनेशन है ना। और जब आप सूखे में बोओगे तो चूंकि अपने यहाँ ब्लैक कॉटन सॉइल है, मोटे मोटे डले बनते हैं, खेत के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचने में अपने को 5 दिन लगते हैं, है ना। उसका सबसे बढ़िया तरकीब ये है कि अगर आप स्प्रिंकलर ले लो, है ना, एक जगह स्प्रिंकलर लगा के 5 घंटे के लिए स्प्रिंकलर चला दो सूखे में बोने के बाद, और 5-5 घंटे करके चला दो, आपका कोई भी खेत हो 1.5 दिन में कवर हो जाएगा। और फिर उसका एक एक दाना आपको जम के आएगा। वो जो डिफरेंस बता रहे हैं प्री इरीगेशन वाला जो किसान, वो ये देखो हमें पता है, एक तरफ तो वो कई बार तो ऐसा होता है कि शुरू में जब हमने पानी देना शुरू किया वहाँ जर्मिनेशन आ जाता है, खेत के कोने तक पहुँचता है। पहले क्या होता था सर, हम थोड़ा घेरा डालते तो
तो उसमें एक और पानी घुमाना पड़ता तब जाके बाहर निकलता था। अभी तो समय से सूखे में तो इतना डाल मतलब वो दो। 17 दिन में सर यूरिया वाली सिंचाई होगी। ब्लैक कॉटन सोइल है, डले फूल के ऐसा बना देते फर्स्ट क्लास। हाँ। अब मुलायम रहता तो पौधा बहुत जल्दी निकल के आता। मतलब उसमें पहले पानी नहीं देते, आज घुमाया 16-17 दिन में यूरिया नाइट्रोजन डाल के पानी घुमाया। सर ये पूर्णा से ज्यादा और उत्पादन देने वाली कोई वैरायटी अपने यहाँ या कहीं लॉन्च हो रही हो? पूर्णा की क्वालिटी में, पूर्णा से ऊपर देने वाली आने की बात हाँ, क्वालिटी में वही क्वालिटी में ना। हमारी एक नई वैरायटी है HI 1665, वो अच्छा। पूसा सरबती। अब ये पूसा सरबती प्रधानमंत्री जी ने देश को इसको समर्पित किया है ना। इसकी खासियत क्या है कि एक हमारी वैरायटी थी 1531 हर्षिता, सुना होगा आपने। एक वैरायटी जो आपने बताया पूर्णा, तो हर्षिता और पूर्णा के क्रॉस से बनाया हमने इसको। तो इसकी जड़ें गहरी, पौधे का हाइट भी कम है, फिलरिंग वो हर्षिता जैसा है, हाइट कम है, बाली 1544 जैसी। और चूंकि दोनों की क्वालिटी बहुत शानदार थी, तो चपाती क्वालिटी है जो ग्रेन शरबती ग्रेन जिसको बोलते हैं, तो वो इसका शानदार। उत्पादन भी अधिक है इसका? उत्पादन भी अधिक है। उत्पादन तो हमारे जैसे पूर्णा का ज्यादा बढ़ता है, 17-18 बेचता। आप इसे लगा के देखो। मेरा तो देखो, मेरा किसानों को एक चीज और कहना है, आप जो भी नई वैरायटी लो पहले थोड़े में लगा के देखो। सबसे पहली बात, बिल्कुल आग बंद करके मत देखो हमारी है या किसी और की भी है, 10 बीघा 20 बीघा बिल्कुल नहीं। एक पट्टी लो, लगाओ, अनुभव करो, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करो, इसको कब खाद चाहिए, कब पानी चाहिए, जब बोना था तब बोना था, आप उसके साथ तब अपने उस बीज को अगले साल लेकर जाओ। हम सर आपके यहाँ पूर्णा ले गए थे 7-8 में, आज तक बोल रहे हैं, आज तक भी उसका पर जो एकड़ का अगर उत्पादन देखें तो 24-25 निकलता हमको। पूर्णा भी चमत्कारी वैरायटी है, आज तक निकल रही है वही क्यों? पूर्णा चमत्कारी वैरायटी। क्यों? सारी रिकमेंडेशन, सारी वैरायटी ये कहती है कि अगर आप नवंबर में बोल रहे हो तो आपकी वैरायटी का ड्यूरेशन ज़्यादा होना चाहिए। ये पूर्णा अर्ली वैरायटी, ये 115 दिन में आ जाती है। तो मतलब क्या होता है कि जब गर्मी पड़ के जो दाने पर असर आना रहता है, तब तक ये दाना बना बुना के फंस गया। और चूंकि हम न्यूक्लियर सीड में बहुत मेहनत करते थे, धीरे धीरे उसका ग्रेन मोटा होकर सरबती हो गया। अब किसानों को उसका सरबती का रेट मिल रहा है, क्योंकि हम न्यूक्लियर सीड में बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए हमारे बीज को लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं। न्यूक्लियर सीड हम कैसे बनाते हैं? हम 3000 बाली लेते हैं, ठीक है, और 3000 बाली से एक बाली से 2.5 मीटर की एक रो 3000 लाइन लगाते हैं। और वो 3000 लाइन लगाने के बाद उसमें से जो भी हमको 19-20 दिखाई देता हम काट कर अलग कर देते हैं। कब तक? जब तक उसके अंदर बाली आती है। बाली आने के बाद फिर हम उसमें देख लेते हैं कौन सा एक जैसा है, उसको हम तकरीबन 800 के करीब हम सेलेक्ट करते हैं। उस 800 को सेलेक्ट करने के बाद अलग से हार्वेस्ट कर देते हैं, बाकी वो मिक्सर में जाए। तो 800 को हार्वेस्ट करने के बाद फिर हम उसका दाना देते हैं, है ना। तो 2.5 मीटर की लाइन में किसी में हमको कम सीड मिलता है, किसी में ज़्यादा मिलता है, तो कम सीड वाली भी हटा देते हैं। दाने में अगर 19-20 फर्क हो तो उसको हम हटा देते हैं। तो जो 3000 लाइन में से हमारे पास 300 लाइन बचती है, यानी कि हम 90% रिजेक्शन कर रहे हैं न्यूक्लियर सीड में, हमारा 10% सिलेक्शन। वो जो 300 लाइन हमारे पास है उसको नेक्स्ट टाइम न्यूक्लियर स्टेज 2 में लेकर, उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हम 9.5 मीटर लंबा प्लॉट लगाते हैं, उसी एक लाइन से एक प्लॉट लगाएंगे 6 लाइन। तो 6 लाइन का एक प्लॉट 9.5 मीटर लंबा, 1.20 चौड़ा। उसमें अगर हमको दिखेगा कि किसी भी प्लॉट में 19-20 आ रहा है, ऐसा चांस बहुत कम होते हैं, ये कभी कभी वेरिएबिलिटी आ जाती है। तो मुश्किल से हमारे 7-8 प्लॉट हम जबरदस्ती करके कि नहीं भाई इसको नहीं रखना है, हम 7-8-10 प्लॉट रिजेक्ट करते हैं। उसके बाद जो सीड आता है उसको हम मिक्स करते हैं, तो वो हमारा न्यूक्लियस बनता है। उसके बाद हम बीडर बनाते हैं। इसलिए आप हमारे यहाँ देखोगे कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बीडर सीड के लिए इसलिए डिमांड रहती है क्योंकि हम हर साल फ्रेश न्यूक्लियर सीड बना करते हैं और बीडर सीड बनाते हैं। और उसके साथ कई बार ऐसा होता है कि कुछ हम कमियां भी दूर कर लेते हैं। जैसे अगर आपको ध्यान हो तो अब से 6-7 साल पहले एक दिक्कत आई थी पूर्णा में कि उसकी जो बीच वाली बाली थी वो लंबी होनी शुरू हो गई थी। तो वो कब होती है? वो जब अभी बोने के बाद जब अगर पानी का तोड़ा आ जाता है, जब बाली निकलने लगती है तो मेन टिलर उसका भागता है। तो हमको ये कहना शुरू हुआ है कि साहब वो आपका जो पूर्णा का बीच वाला टिलर निकल रहा है, तो लड़का तो जब देखते लोग रहते लगे जो मिक्सचर है,
ऐसा करके जब हमको जैसे ही फीडबैक आई है, हमने न्यूक्लियर सीड के प्लॉट में जाकर देखा तो हमको भी 2 तरीके के पौधे मिले। इसमें एक में बाली ऊपर जा रही थी, एक में नहीं जा रही थी। जो ऊपर जा रही थी हमने उसको छोड़ दिया, ठीक है, और जो बाली जिसकी नहीं जा रही थी ऊपर वो लाइन हमने सेलेक्ट की। 1 साल में हमने वैरायटी सुधार दी। उसका रीजन क्या हुआ कि इंग्लैंड जो था DAC का, जो 50 कुंटल घट के रह गया था वो बढ़ के फिर 300 कुंटल है। तो हम ये काम भी करते रहते साथ के साथ, तो हमारा मेन फोकस ये रहता दाने के, क्योंकि MP का गेहूँ पूरे भारत में प्रसिद्ध है सिर्फ और सिर्फ दाना। सर आज की क्वालिटी में ऐसी 2-3 वैरायटी कौन सी जो थोड़ा उत्पादन की मतलब जैसे जिसको जिले का रहने वाला तो 10 के क्षेत्र के हिसाब से किस क्वालिटी हो सकते हैं जो अच्छा उत्पादन जो अपने यहाँ अवेलेबल भी है? 16-65 लगा हुआ, उसका क्या था कि 60 से 65, 2 पानी से लेके 5 पानी। अभी बताया हर्षिता पूर्णा का क्रॉस, टेस्टेड वैरायटियों का क्रॉस। जैसे हमारी एक वैरायटी 88-26 ड्यूरम, वो मंगला पोषण का क्रॉस। 88-30 वो भी मंगल पोषण का क्रॉस है। HI 16-33 पूसा वानी, HI 16-34 पूसा हिलिया, DW 322 इसमें ट्यूबेल है। तो जो DW 322 वाले हैं उसमें क्या DW 322 में कि दाना इतना अच्छा नहीं आता जितना लोग प्रेफर करते हैं। मतलब ये जो आपने बाली वो छोटी रह जाती है, उनके लिए वो है जिनको DW 322 से इम्प्रूव चाहिए। DW 322 की बैकग्राउंड उसके लिए 16-33 जो आप लोग हम जो जनरल बताएंगे, हम जनरल बताएंगे आपको। बाकी आप क्या कब बोल रहे हो, कब खाद पानी दे रहे हो, अच्छा बताइए आराम के साथ ऊपर नीचे। हम जो बताएंगे आपको जनरलाइज जनरल सब एरिया में जो रेट है सारे उस हिसाब से बताएं। जो हमारे यहाँ परीक्षाओं में आती है उस हिसाब से बहुत सारे जैसा तेजस है, तेजस का हम आज तक बोलेंगे कि 60-65 से ऊपर आएगा, है ना। और कोई किसान मानने को तैयार नहीं कि इसका 60-65 आएगा। समझ गए? अब ये दिल्ली से टीम भी आई थी यही देखने के लिए। अब वो इंदौर के आसपास के कई गाँव में घूम के गए, एक जॉइंट डायरेक्टर आए थे वो घूम के गए, उन्होंने जाकर देखा तो उनको कोई किसान नहीं मिला जिसने कहा कि मेरे को 75 कुंटल से कम कर दिया। ये उन्होंने मेरे को अपनी रिपोर्ट में भेजा। जैसे सर मैं शाजापुर जिले में हमने मतलब वेतन के हिसाब से पानी के हिसाब से फर्टिलाइजर के हिसाब से हिसाब से देते हैं 10 से 12 से सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा ना आप प्रजाति कौन सी चयन करें। देखो गाँव में एक चीज़ और भी है, जैसे हमारे पानी अलग अलग है, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ जो है समय भी अलग है। अक्टूबर में बो रहे हैं तब अलग, नवंबर के लिए अलग, दिसंबर के लिए अलग। पानी के लिए तो अब ऐसा हो गया कि पानी 2 पानी वाली वैरायटी आपकी 4 पानी 5 पानी में आराम से चलेगी, उपज ही बढ़ेगी। ये प्रधानमंत्री कहते हैं ना वो क्रॉप पर ड्रॉप, वो वाला सिस्टम है। तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जब अक्टूबर में लगा रहे हैं तो कौन सी वैरायटी लगाएं, क्योंकि दिसंबर वाली वैरायटी अक्टूबर में नहीं चलेगी। अच्छा, और अक्टूबर वाली दिसंबर में नहीं चलेगी क्योंकि ड्यूरेशन गड़बड़ गया। सिर्फ एक वैरायटी ऐसी है जो दिसंबर वाली नवंबर में चल जाएगी, वो है अपनी 16-34। 16 बात काटूंगा। हाँ काट दो। पिछले साल 5 से 13 वैरायटी मैंने 12 दिसंबर को एक करने वाले किसान को बोला था, तो सही समय पे आ गई है और लगभग लेट बुआई के बाद उसने 28 कुंटल शायद एकड़ में ये दे देगा। देखो हम जो आपको बता रहे हैं वो हम जो हमने एक्सपेरिमेंटेशन किया वो बता रहे हैं। उसके बाद आ गया था किसान का एक्सपेरिमेंट। किसान के एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, अब वो ज़्यादातर पूरा कैलकुलेशन करते हैं। इसलिए मैंने क्या कहा शुरू में कि आप जो भी वैरायटी लो उसका थोड़ा सा लगा कर देखो, उसको आप एनालिसिस करो कि किसान नॉर्मल कंडीशन में जाके खेती कर रहा है तो उसको बहुत अच्छे से पता है ना कि मेरे यहाँ किस तरीके की चले उसमें। और इस तरीके से कोई भी वैरायटी कोई चल भी सकती है आपकी, कोई नहीं भी चल सकती है। नहीं, 34 भी लगा सकते हो भैया। लेट 34 लेट के लिए ही रिलीज है, लेकिन GW 322 में फीमेल है तो नवंबर में भी वो बम्पर ईल्ड देती है। ऐसा उसके ऊपर डिपेंड है कि पेरेंट्स कौन है, किसका क्रॉस बनाया हुआ। अगर यही की वैरायटी का क्रॉस है तो वो बहुत जल्दी सक्सेस होगा। और उसके अंदर तो एक हम बड़ी विंडो चाहिए ना हमको, पानी है नहीं है,
समय की बुआई में उसकी हमें एक रिलैक्सेशन मिल जाता है। हाँ देखिए गांव में हाइब्रिड नहीं होता, हाइब्रिड वैरायटी होती है, हाइब्रिड क्रॉप होती है। हाइब्रिड में क्या होता है कि सब बात करें टमाटर की, मक्का की, धान की, तो उसमें कहता है कि हम एक साल एक के बाद नहीं ले सकते। लेकिन वैरायटी अगर हम गेहूँ की बात करें तो हम हाइब्रिडाइजेशन से बना देते हैं, 2 का क्रॉस करके बना देते। तो सबसे पहले जो स्टेज आती है वो आती है बेसिक सीड। जिस साल वैरायटी डेवलप होती है वो सिर्फ जिस साइंटिस्ट की वैरायटी है उसी के पास होता है बेसिक सीड। बेसिक सीड के बाद वो साइंटिस्ट बनाता है न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस में न्यूक्लियस स्टेज 1, न्यूक्लियस स्टेज 2, उसके बाद बनाता है ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड की जिम्मेदारी उस संस्थान की है जिसकी वो वैरायटी है, उस ब्रीडर की जिसकी वो वैरायटी है। ब्रीडर सीड के बाद फिर जो स्टेट गवर्नमेंट की या सीड कंपनी, सोसाइटी, एफपीओ है, फिर उनकी जिम्मेदारी रहती है कि हमको ब्रीडर से फाउंडेशन बनाए। तो फाउंडेशन बनाते ही जो जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका नॉर्म्स आ जाता है, सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट का काम आ जाता है। उसमें फाउंडेशन फर्स्ट, फाउंडेशन सेकेंड, उसके बाद फिर आपका सर्टिफिकेट। इस तरीके से स्टेज होती है। इसलिए किसी भी वैरायटी को आने में और लार्जर एरिया में फैलने में कम से कम 3 से 4 साल लगते हैं। सर इसमें 16/70 में कितना क्या पानी लगेगा इसको? 16/70 में जैसे कि बता दिया ना, ये टाइमली सोन इरिगेटेड की वैरायटी है। नवंबर बुआई पूर्ण से चाहिए, आप उस हिसाब से उसमें पानी लगा सकते हैं। जो इतने 4-5 पानी आप अपने यहाँ 3 पानी से ज्यादा लगाते हैं, जब 4 पानी में रुक जाते हैं फिर वो गेहूँ पतला रह जाता है, गेहूँ पतला रह जाता है। आपको वही देखना है। देखो पानी की रिकमेंडेशन ब्लाइंडली नहीं करी जाती, वो उसके ऊपर डिपेंड है कि आपकी जो ज़मीन है उसके अंदर पानी कितने दिन रुकता है। और सीधा सा फंडा ये है कि जब आपकी ज़मीन में हल्के हल्के क्रैक आने शुरू हो जाए उस स्टेज पर आप पानी दें। आपके खेत में 20 दिन में आ सकते हैं, इनके खेत में 18 दिन में, किसी का 22 दिन में भी आ सकता है। आप चाहे ना तो फूल रखने के बाद में एक पानी चला सकते हो, हाइट देख के। अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा हो गई है तो मत चलाना। उसमें एक चीज़ और भी है, कोशिश ये करे कि पूरा पश्चिम बोए, पूरा पश्चिम बोए। तो उस समय क्या हो गया कि आपने उत्तर दक्षिण बोया हुआ है, हवा चल गई और खेत गीला है तो कोई भी वैरायटी वो गिरेगी क्योंकि हवा हिलज के चलेगी। और एमपी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि एमपी में गेहूँ मेरे हिसाब से तो 95% से ज्यादा सीड ड्रिल से बोया जाता है ना। और मुझे लगता है और कोई स्टेट ऐसी होगी तो 95% से ज्यादा गेहूँ सीड ड्रिल से बोलते हैं। लाइन में आप 99 भी बोल सकते हैं। तो आप जब लाइन में बोल रहे हो, हवा हमारी या तो पूरब से चलती है पश्चिम से चलती है, तो आपने लाइन में बोया हवा आपकी निकल जाएगी, गेहूँ आड़ा निकलेगी। पर अगर अपन यूं बो रहे हैं और सरी यूं बांध रहे हैं तो फिर उसमें दिक्कत नहीं आएगी। वो पानी भरने की दिक्कत आती है ना। पानी भरने में दिक्कत आती है। लोकल आप यहीं के किसान हो, हम देवास से ही। मैंने आपको बताया पूरा पश्चिम लाइन से बोला नहीं, वो तो आपको सही बात है, फिर वो पानी में दिक्कत आती ना। नहीं, आपका वो जो माथा बांध रहा है ना, आपको सेटल में बन रही है, वो आप कोशिश करें पूरब से पश्चिम चल जाए। अच्छा, वो जो सेटल में आपका वो पूरा क्यारी बनी चलती ना, वो कोशिश करें पूरब से पश्चिम ज्यादातर चले। देखो पंक्ति से बुआई और उचित बीज दर का रखने का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही है कि पौधे को प्रॉपर धूप मिले और प्रॉपर हवा मिले। तो ये आपको देखना कि आप जब खेती अपने हिसाब से कर रहे हैं उसमें आप इस चीज़ों को कैसे मैनेज करें। इंदौर के आसपास के जितने भी एरिया है उनमें स्टार्टिंग में तो बहुत पानी है, पर जनवरी के बाद में लास्ट के 2 पानी नहीं मिलते किसी को। ऐसी कोई वैरायटी है जो जल्दी बोते हैं और लास्ट पानी ने मेरे कोई भी वैरायटी आप अक्टूबर के लास्ट में लगा दो, और उनको फिर भी वो अक्टूबर के लास्ट में लगा तो फिर उनको जनवरी लास्ट तक पानी चाहिए। 15 तक काम चल जाएगा। 15 जनवरी तक चल जाएगा ना। अगर मान लो अभी अक्टूबर में लग जाए अभी जो दिसंबर एंड तक तो अपने ब्लैक कॉटन सॉइल जाता है। हमको लगता है नहीं, वो तो पानी कम पड़ जाता है। हमको लगता है कि जब पेड़ को पानी नहीं मिलता तो गहरे में जाती है। पर वही होता है कि लास्ट दिसंबर एंड तक तो पानी अच्छा रहता है, इसके बाद तो फिर पानी कम बिल्कुल हो जाता है। नहीं कर पाते।
इसलिए मध्य प्रदेश में हमारी वही वैरायटी सक्सेस है जो 3 से 4 पानी में ज्यादा उत्पादन। हाँ बस वही है। देखो, पाँच कम पानी पानी वाली वेरायटी है 5 पानी और 6 पानी बहुत पानी कम नहीं जगह अवेलेबल नहीं, है। यहाँ पे नहर है, हाँ वो यहाँ पे नदी वाला हो सकता है, नहर बाकी तो फिर पानी की बहुत 10-20% समस्या है। अपन एमपी के हिसाब से अपन देख सकते हैं, वो भी वहाँ पे खेत को सूखने नहीं देते। हाँ तो वो दिक्कत वहाँ वो वहाँ वही समस्या वो दूसरी उत्पादन है ना, आती है। उसमें भी दिक्कत आती है जिनको ज्यादा। पानी ज्यादा है वो वो सूखने ज्यादा नहीं है। देते। पानी नहीं करते, गिला गिला रखते हो। हाँ वो सूखने उनकी नहीं quality देते। product- क्योंकि जड़ को हवा भी चाहिए, एक बार हल्की हल्की क्रैक आनी चाहिए, जड़ को हवा भी चाहिए। हमारे साथ की सबसे बेस्ट क्वालिटी अभी तक 2007 से अभी तक बो रहे हैं हम। पूर्णा से अच्छा कोई गेहूँ नहीं निकला। पूर्णा और तेजस सबसे हाईएस्ट बेस्ट थी। आप अगले साल जल्दी आओ ना, तेजस आपको में अगले साल एक बहुत वैरायटी सारी देंगे हम, वैरायटियां निकाली। HI 1636 ऊषा बकला है ना, जो लोक वन का रिप्लेसमेंट है। जी बात तो सीट हमारे पास इतना ही था जितना गवर्नमेंट की डिमांड थी, आप उसको लगा दो। वो कब मिलता है? वो कब आया मतलब अक्टूबर में, मतलब अगले साल सितंबर में। अगले साल हम थोड़ा सा और चेंज करेंगे, थोड़ा सा जल्दी प्रक्रिया शुरू करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि हम ऑनलाइन ही पोर्टल डेवलप करके वहाँ पे जैसे हम अमेजोन फ्लिपकार्ट से करते हैं उसी हिसाब से आप कार्ड इस बार तो आप मजाक पूरा ऐप बना दो जिसमें पूरी हमारे warning हो टेक्निकल जाए। आपसे और भी सर ये कि आप 40 किलो के भेजा किसानों को 20-20 किलो पर अधिक मात्रा में सबको दो, सबका काम है। पिछले साल हमने ऐसा ही किया था। हमारे निवेदन नहीं है नहीं, आधा 20 साल किलो तो हमने- बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैं- ज्यादा किसान को माल मिले। पिछली बार हमने 20-20 किलो दिया था और जो नई वैरायटी 1665 88-40 का 5-5 किलो। तो किसानों के हमारे पास फीडबैक है सब 5 किलो को लगाने के बाद हाँ, सर, हम ऐसा तो खेत में मतलब दूसरा है। क्या लगाए, तो कम आपके से कम यहाँ आप 1 बीघा 2 बीघे देखो का साहब ये एक दाने से अपने पैदा करके कितने देते हैं, अपन 5 किलो नहीं लगा वो सकते। तो ठीक है, अब ये बात आपके क्यों यहाँ- बोलते हैं अपन लोग? आपके यहाँ चलता है दादाजी। ज्यादातर लोग जो जैसा बोलते हैं है ना, हम उसके हिसाब से उसको करने की कोशिश करें। अपने गए साथ दिया था 20 किलो हम ले गए थे 1650 तो बोया था अच्छा निकला। ऐसा नहीं कि हम तो चाहते हमें अकेले को नहीं मिले, सबको मिले। और एक चीज और कहूँगा मैं, हमारी जितनी भी वैरायटियाँ आजकल आ रही है, हर वैरायटी जो है वो बायो फोर्टिफाइड है। बायो फोर्टिफाइड का मतलब ये है उसमें जिंक और आयरन की मात्रा ज़्यादा है। जैसे हमारा तेजस में 42 ppm से ज़्यादा है जिंक और आयरन। जैसे हमारा 87-77 उसमें 48 ppm के करीब आयरन। जैसा तेजस ये ओजस्वी इसके अंदर जिंक ज़्यादा है, जैसे सरबती इसके अंदर जिंक ज़्यादा है। तो हमारी जितनी भी वैरायटी है ये सब बायो फोर्टिफाइड है, या तो जिंक या आयरन इनके अंदर ज़्यादा है, दोनों ही ज़्यादा है, या प्रोटीन भी है। तो धीरे धीरे हमारी कोशिश ये है कि सभी किसान को उत्पादन चाहिए, वो सबसे पहले पसंद इसलिए करेगा जिसकी उपज ज़्यादा हो। तो हम ज़्यादा उपज वाली और बायो फोर्टिफाइड वैरायटी, ताकि जो भी कंज्यूमर खाए उसको कुछ ना कुछ आयरन और जो जिंक है थोड़ी मात्रा रोटी गेहूँ के मार्फत इसको थोड़ा फालतू ये तो हमारी सर फिर अपने को खेत में भी देना पड़ेगा ये चीज। दे सकते हैं अगर आप खेत को। सबसे बड़े किसान सरकार कितना कहती है सॉइल टेस्ट कराओ, सॉइल टेस्ट कराओ। उसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है, डॉक्टर के पास जाते बोलते टेस्ट कर लिए बोलता है ना, क्यों बोलता है टेस्ट के लिए, ताकि वो आपको एग्जैक्ट दवाई लिखे। एग्जैक्ट की आपकी जो डिसीज है उसका हाँ, इसलिए सॉइल टेस्टिंग कराओ। आपकी सॉइल में जिस चीज़ की कमी लगे, ऐसे ब्लाइंड मत कराओ, जिस चीज़ की कमी लगे उसको आप डालो। जिंक की कमी है जिंक की डालो, NPK या गोबर की खाद डालनी है, हरी खाद करनी है, उसके हिसाब से ये आप कर सकते हैं। हर कितने साल में कराना चाहिए सर ये टेस्ट? सब लोगों ने भी 5-6 साल पहले सरकार कराया। बड़ा कराती है, साल भर में करा दो, सरकार फ्री करती है, हर साल एक बार करा लो। साल भर करा दो। और इससे अच्छा तो ये है कि एक बार फसल से पहले करा दो, एक बार फसल के बाद करा दो। आपको पता चल जाएगा फसल क्या ले फसल क्या लेगी। हाँ, हमारे इधर पवार खेड़ा में वो ये तक लिख के देते हैं कि आप अगर गेहूँ लगा रहे हो तो आपको इतनी मात्रा में ये डालना है। अब यहाँ का मेरे को मालूम नहीं। पूरा बना के देते हैं। तो आप कराओ तो बहुत बढ़िया है। आप जो फसल ले रहे हो उसके हिसाब से लिख के देते हैं। हाँ, वो सबसे बढ़िया है। तभी हमको पता चले ना हमारी जमीन के अंदर कितनी ताकत है। नहीं क्योंकि जमीन में कितनी है आप क्या लगाओ उसमें कितनी क्वांटिटी है दोनों एवरेज मिला के पूरा फिक्स हो जाता है उसमें कि हाँ ये डाल क्योंकि जमीन की डिमांड थी ज़्यादा है और हमने दिया कम, तो जमीन हमारी धीरे धीरे कम हो रही है। अच्छा एक बात और रहती जो अपने यहाँ के ग्राम सेवक रहते हैं, क्या बोलते हैं, कृषि विकास अधिकारी, उनको भी पता रहता है कि इस ग्राम में एरिया के हिसाब से किस एरिया में किस वो सब पोषक देते हैं तत्व- जानकारी, सबसे अधिकारी भी देते हैं, वो भी देते हैं, पर किसान मानते नहीं। किसान मानते नहीं।
पीछे और बीच में रख लीजिए गाड़ी का पीछे की और बीच में बेटा अल्लाह है।